गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं टॉपिक बर्थ कंट्रोल। तो जैसा कि जो बर्थ कंट्रोल की मेथड है, तो बर्थ कंट्रोल की मेथड जो इंडिया में है, तो ये कब से लागू हुई कि जब 1965 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ने लगी। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी कि जो चाइल्ड की बर्थ रेट है उस बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे वर्क किया गया। तो बेटा जो बर्थ कंट्रोल है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए हम कई मेथड का यूज़ करते हैं कि वेरियस मेथड आर अवेलेबल फॉर द कंट्रोल ऑफ बर्थ रेट ऑफ चाइल्ड, लाइक नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इंजेक्टिंग हार्मोन्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक, तो जैसा बेटा ये हमने देखा कि बर्थ कंट्रोल के लिए कई मेथड उपलब्ध है। बर्थ कंट्रोल के लिए कई मेथड उपलब्ध है, जिसमें से एक नेचुरल मेथड, इस नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। सेकंड बैरियर मेथड, थर्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिफ्थ इंजेक्टिंग हार्मोन्स एंड लास्ट सर्जिकल मेथड। ठीक, तो ये बेटा ये सभी बर्थ कंट्रोल की मेथड है। ठीक, अब बर्थ कंट्रोल की जो मेथड है, तो इसमें हम फर्स्ट मेथड डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड हमने बोला कि बर्थ कंट्रोल की नेचुरल मेथड। ठीक, इस नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक, कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि नेचुरल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल की जो नेचुरल मेथड है, इसको ट्रेडिशनल मेथड इसलिए कह रहे हैं बेटा, क्योंकि जब बर्थ कंट्रोल के लिए कोई डिवाइस या कोई मेथड डेवलप नहीं की गई थी, तब पुराने समय में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए एक नेचुरल मेथड का यूज़ किया जाता था। तो पुराने समय से इस मेथड को यूज़ की जा रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड क्या है? तो बेटा नेचुरल मेथड की ऐसी मेथड जिसमें स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को ठीक प्रिवेंट किया जाता है या रोका जाता है। तो जब स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोक दिया जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। ठीक, यानी प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो लो हो जाते हैं। ठीक, तो इस मेथड को हम कह रहे हैं नेचुरल मेथड। ठीक, तो नेचुरल मेथड में हमको क्या करना है कि नेचुरल मेथड में बेटा कि जो स्पर्म है, स्पर्म एंड ओवम, ठीक, स्पर्म की ओवम के साथ कांटेक्ट ना हो, ठीक, यानी कि इनकी मीटिंग को रोक दिया जाए। तो इनकी जब मीटिंग नहीं होगी तो ये जो स्पर्म है ये इस ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो इस मेथड को हम कहते हैं नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में
अलग अलग मेथड डिस्क्राइब की गई है। ठीक, कि जो पहले पुराने टाइम में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड यूज़ की जाती थी। जैसे फर्स्ट मेथड है बेटा, इसमें नेचुरल मेथड की फर्स्ट मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक, कि जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड की फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकेंड मेथड है बेटा इसकी लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक, सेकेंड मेथड है जो नेचुरल मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एंड थर्ड मेथड है कॉइटस इंटरप्टस। ठीक, कि थर्ड मेथड है कॉइटस इंटरप्टस, या इसी को हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड। ठीक, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। तो ये जो 3 मेथड है, ये नेचुरल मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड का यूज़ सदियों से किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की जो मेथड है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो कपल्स है, कपल्स के द्वारा कॉइटस के समय, ठीक, यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की प्रोसेस में ये किया जाता है कि जो कपल्स है वो इस बात का ध्यान रखे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट होने के 10 to 17 डेज के बीच, ठीक, यानी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही कंप्लीट होती है तो उससे 10 से 17 दिन के बीच, ठीक, कपल के द्वारा कॉइटस को अवॉइड करना चाहिए। कॉइटस मीन्स कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा कपल के बीच, तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए किस डेट में? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज के बाद। ठीक, तो इस समय बेटा फर्टिलिटी के चांसेस हाई होते हैं, यानी कि इस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच यानी फर्टिलाइजेशन के हाई चांस होते हैं। ठीक, तो उस पीरियड को अगर मिस कर दिया जाए या उस समय कॉइटस को अवॉइड किया जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस 0 होते हैं। ठीक, क्योंकि इस पीरियड को हम हाईली फर्टाइल पीरियड कहते हैं, यानी कि ये फर्टिलिटी के लिए बहुत फेवरेबल समय होता है। ठीक, तो जो पुरानी मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है, तो उस समय जब ये टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी या कोई बर्थ कंट्रोल के लिए डिवाइस नहीं आई थी, तब इस प्रकार से कपल के द्वारा यानी फैमिली प्लानिंग की जाती थी। ठीक, तो इस मेथड को हम बोल रहे हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की मेथड। सेकंड मेथड है बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक, तो लैक्टेशन हम किसको कह रहे हैं कि चाइल्ड के बर्थ के बाद, कि अगर किसी मदर ने बेबी को जन्म दिया है तो बेबी को जन्म देने के बाद जब तक के उस मदर में
लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि दूध का स्राव होता है, ठीक, तब तक के ना तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और ना ही ओवुलेशन होता है, ठीक। तो उस समय पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते। तो ये जो लैक्टेशनल का जो पीरियड है, लैक्टेशन का, ये होता है 6 मंथ का, ठीक, 6 मंथ लैक्टेशन पीरियड। कि अगर किसी लेडी ने बेबी को जन्म दिया है तो जन्म देने के 6 महीने तक के का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक। और इस लैक्टेशन पीरियड में उस लेडी में 6 महीने तक के कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती और ना ही किसी प्रकार का ओवुलेशन होता है, ठीक। तो इस समय अगर उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या क्वाइटस हो रहा है तो उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस 0 होते हैं, ठीक। तो ये एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया की। थर्ड मेथड है बेटा क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक, क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल की मेथड। इस मेथड में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कि जब कपल्स के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या क्वाइटस हो रहा है तो उस समय मेल पार्टनर के द्वारा, ठीक, मेल पार्टनर के द्वारा एजैकुलेशन के पहले, ठीक, मेल पार्टनर के द्वारा एजैकुलेशन के पहले, ठीक, पेनिस को विड्रॉ किया जाता है या पेनिस को रिमूव कर दिया जाता है किससे, वेजाइना से, ठीक। तो उस मेथड को हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस की मेथड। कि अगर कपल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और मेल पार्टनर के द्वारा अगर एजैकुलेशन के पहले, ठीक, पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो स्पर्म है या जो सीमन है उसको वेजाइना में एंटर होने से रोका जा सकता है, ठीक। तो उस समय फर्टिलिटी के चांसेस 0 हो जाते हैं, ठीक। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल की मेथड, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा नेचुरल मेथड। दूसरी, अब जितनी मेथड है ये सब आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक। ये नेचुरल मेथड थी। इसके बाद की जो मेथड है उन मेथड को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। उन मेथड में हम बर्थ को कंट्रोल करने के लिए किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं, या तो हार्मोन्स का यूज़ करते हैं या फिर किसी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक। तो बर्थ कंट्रोल की जो सेकेंड मेथड है वो है बेटा बैरियर मेथड, ठीक, ठीक। बैरियर मेथड वो मेथड है, ठीक है बेटा। बैरियर मेथड वो मेथड है जिसमें स्पर्म एंड ओवम की फिजिकली मीटिंग को प्रिवेंट किया जाता है। किसके द्वारा? किसी डिवाइस के द्वारा। यानी अगर हम किसी डिवाइस का यूज़ करें, कोई फिजिकल डिवाइस का यूज़ करें या फिर हम किसी बैरियर का यूज़ करें और उस बैरियर के द्वारा स्पर्म और ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट किया जाता है या रोक दिया जाता है, तो उस प्रकार की मेथड को हम बोलते हैं बैरियर मेथड, ठीक। अब ये जो बैरियर मेथड है बेटा, ये बैरियर मेथड भी कई प्रकार की होती है। जैसे बैरियर मेथड में फर्स्ट मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक। इसको शॉर्ट में हम ये भी लिखते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक। इस डिवाइस का यूज़ जनरली फीमेल के लिए किया जाता है, ठीक। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस
ऐसी बहुत सी डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है जिसके द्वारा हम यानी बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसको फीमेल में, ठीक, डॉक्टर के द्वारा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक, इंसर्ट किया जाता है या उसके यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। ठीक, और इस डिवाइस के द्वारा हम स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोक सकते हैं। ठीक, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसको डॉक्टर की हेल्प से, ठीक, वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। ठीक, और ये यूटेराइन डिवाइस स्पर्म की मोटिलिटी को इनहेबिट कर देता है। ठीक, यानी ये डिवाइस स्पर्म की जो मोटिलिटी है, ठीक, मोटिलिटी को इनहेबिट करेगा। साथ में ये डिवाइस स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। ठीक, तो ये डिवाइस मार्केट में, ठीक, यानी जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ये कई प्रकार की आती है, जैसे मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। ठीक, तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, LNG 20। ठीक, फीमेल के लिए बर्थ कंट्रोल के लिए कई प्रकार की डिवाइस मार्केट में उपलब्ध है। ठीक, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, LNG 20। ठीक, तो ये जो कॉपर टी एंड कॉपर 7 है बेटा, ये कॉपर टी और कॉपर 7 ये कॉपर रिलीजिंग, ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है कि ये यूटेरस में कॉपर रिलीज करती है। ठीक, उस कॉपर के रिलीज करने के कारण, उस कॉपर के इफेक्ट से जो स्पर्म होता है, ठीक, वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक, यानी कि वो किल हो जाते हैं। फेगोसाइटोसिस हम किसको कह रहे हैं? फेगो मीन्स कि किसी का भक्षण करना या किसी को खाना। ठीक, साइटोसिस मीन्स सेल। तो यहाँ पे जो स्पर्म की सेल है उसको, ठीक, किल कर दिया जाएगा किसके द्वारा? कॉपर के द्वारा। तो कॉपर टी, कॉपर 7 ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है। ठीक, जो फीमेल के यूटेरस में डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट की जाती है। ठीक, तो इसको वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट किया जाएगा। ये यूटेरस में कॉपर रिलीज करता है। कॉपर रिलीज के करने के कारण स्पर्म फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक, तो स्पर्म फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने वाले ये डिवाइस है। ठीक, इसको कॉपर टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टी शेप का होता है। ठीक, ये टी शेप का होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉपर टी। कि कॉपर की ये कॉइल होती है, ठीक, ये कॉपर की कॉइल टी शेप की होती है, तो इसको हम कह रहे हैं कॉपर टी। ठीक, ये है कॉपर 7, इसका साइज ऐसा 7 इस शेप का होता है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉपर 7। उसी प्रकार से कुछ और डिवाइस आती है, मल्टीलोड 375। ये प्लास्टिक की एक स्टिक होती है। ठीक, ये प्लास्टिक स्टिक है जो इथाइल विनाइल, ठीक, यानी कि इथाइल विनाइल पॉलिनाइल के साथ बेरियम सल्फेट से मिलकर ये बनी हुई होती है। ठीक, तो ये एक प्लास्टिक स्ट्रिप है, इसका भी यूज़ किया जाता है बेटा। मल्टीलोड 375। LNG
LNG इसका फुल फॉर्म है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20, ठीक। ये एक हार्मोन्स रिलीजिंग डिवाइस है, ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइस थे। ये क्या है? LNG-20 लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, जो एक हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है, ठीक। इस डिवाइस को भी वेजाइना के थ्रू फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। ये इसको LNG-20 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LNG मीन्स कि लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक, 20। तो ये 20 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक, 20 माइक्रोग्राम पर डे लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल को सिक्रेट करता है, ठीक, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्या? 20। तो ये भी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है और इन सब डिवाइस के कारण क्या होता है? स्पर्म फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे स्पर्म किल हो जाते हैं और वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है बेटा। तो ये एक बैरियर मेथड में कि हमने एक बैरियर का यूज़ किया, किसका? कॉपर टी का, कॉपर 7 का, मल्टीलोड 375, ठीक, एंड LNG-20, ये है बेटा। नेक्स्ट बैरियर है कि बैरियर मेथड में ही सेकंड मेथड हम यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स कि कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कि गर्भ निरोधक, ठीक, कि ओरली यूज करने वाली गोलियां कौन सी? गर्भ निरोधक गोली, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है। जैसे हम एडवर्टाइज में देखते हैं कि सहेली, मालाडी, ठीक, ये सब क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक। तो इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में जनरली हम हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन एंड ठीक, या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कुछ हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का यूज टैबलेट के रूप में किया जाता है, ठीक। तो ये टैबलेट बहुत इफेक्टिव होती है गर्भ निरोधक के रूप में, ठीक। तो फैमिली प्लानिंग के लिए या बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ हार्मोन्स की टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिस टैबलेट को हम क्या कहते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में जैसे सहेली, मालाडी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। अब इन कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़, इनका यूज़ कब किया जाता है? तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए होती है। तो जब फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन के बाद, ठीक, जैसे अगर किसी फीमेल्स में आज मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई है, ठीक, तो आज से 5वें दिन के बाद, ठीक, इन हार्मोन्स की टैबलेट को 21 डेज तक के कंटिन्यू लिया जाता है, ठीक। तो इसको कब लिया जाएगा बेटा?
मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन के बाद 21 डेज तक, ठीक, कंटिन्यू इसको लिया जाएगा। लेकिन इसको लेने का भी तरीका है कि इन टैबलेट का उपयोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन के बाद 7 डेज तक कंटिन्यू लिया जाएगा। 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6, 7 डेज के डोज होते हैं, ठीक। तो 7 डेज तक कंटिन्यू लेने के बाद उसमें 1 दिन का ब्रेक लिया जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू उस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो इसमें डे इसलिए डले होते हैं बेटा क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो परसेंटेज है वो वेरी करता है, ठीक, कि उनका परसेंटेज हर एक दिन अलग अलग होता है। तो उसमें डे डाला होता है कि आपको किस दिन कौन सी टैबलेट लेनी है, तो 21 दिन तक, ठीक। या फिर इस टैबलेट का यूज़ कॉइटस के 72 आवर्स के बाद, यानी कि कपल्स के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट होने के 72 आवर्स के बाद इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है एज अ ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव, ठीक। तो ये ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो हम ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव का यूज़ करते हैं। सेकेंड, थर्ड मेथड है बेटा इसमें, ये बैरियर मेथड में सेकेंड मेथड थी ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव, ठीक। थर्ड मेथड है कॉन्डोम, ठीक। बर्थ कंट्रोल के लिए थर्ड मेथड है जो बैरियर मेथड है, वो है कॉन्डोम की मेथड, ठीक। तो व्हाट इज कॉन्डोम? कॉन्डोम प्लास्टिक एंड लेटेक्स सीट का बना हुआ, ठीक, यानी जो कॉन्डोम है ये प्लास्टिक और लेटेक्स सीट से बना हुआ, ठीक, एक कवर है जो पेनिस एंड वेजाइना को कवर करने का काम करता है, ठीक। तो ये मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कॉन्डोम मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। तो जैसा कि ज़्यादातर यानी कि इंडिया में 90% मेल कॉन्डोम का ही यूज़ किया जाता है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए जो कॉन्डोम है, तो कॉन्डोम पेनिस का एक कवर है जो स्पर्म को वेजाइना में रिलीज होने से रोक देता है, ठीक। तो जब ये स्पर्म को वेजाइना में यानी कि रिलीज नहीं होने देता तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो जो मेल कॉन्डोम है वो सीमन को या जो स्पर्म है उसको वेजाइना में रिलीज नहीं होने देता या एंटर नहीं होने देता। उसी प्रकार से कुछ फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, ठीक। इन फीमेल कॉन्डोम को सर्विकल केप भी कहते हैं, ठीक। जो फीमेल कॉन्डोम है इसको हम कहते हैं सर्विकल कैप, ठीक। ये जो सर्विकल कैप है ये बेटा यानी जो सर्विक्स है उसको कवर कर देता है। सर्विक्स यानी कि जो यूटेरस है, ठीक, यूटेरस के ऊपर वाला पार्ट यानी कि उसका गर्भाशय वाला पार्ट, तो जो उसको क्या कर देगा? कवर कर देगा। तो एक सर्विकल कैप, ठीक, फीमेल कंडोम के रूप में उपलब्ध है और ये सर्वेक्स को पूरी तरह कवर कर देता है जिससे जो स्पर्म है वो स्पर्म, ठीक, सर्वेक्स तक नहीं पहुंच पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0 होते हैं, ठीक। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दी, एक नेचुरल मेथड, सेकंड मेथड है बैरियर मेथड, ठीक। अब थर्ड मेथड है बेटा इसमें बैरियर मेथड में हमने पढ़ा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड
अब इसकी थर्ड मेथड है बेटा सर्जिकल मेथड। ठीक, ये जो सर्जिकल मेथड है, इस सर्जिकल मेथड को हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, स्टरलाइजेशन कहते हैं। ये एक परमानेंट मेथड है। ठीक, यानी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए ये एक परमानेंट मेथड है। कौन सी? सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में मेल और फीमेल को स्टेराइल कर दिया जाता है, यानी कि उनकी जनन क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक, तो सर्जिकल मेथड के द्वारा कि माइनर ऑपरेशन करके, ठीक, यानी मेल और फीमेल दोनों को स्टरलाइज कर दिया जाता है या स्टेराइल कर दिया जाता है। ठीक, तो सर्जिकल मेथड में हम दो मेथड पढ़ते हैं बेटा। एक है वैसेक्टोमी, ठीक, और सेकंड है ट्यूबेक्टोमी। ठीक, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी मीन्स कि जब जो मेल है, ठीक, मेल को अगर स्टरलाइज किया जा रहा है, ठीक, कि मेल को अगर स्टरलाइज किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। ठीक, तो वैसेक्टोमी वो प्रोसेस है जिसमें मेल के वास डिफरेंस को, ठीक, मेल के वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है। ठीक, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस को हमने स्क्रोटम में स्मॉल इंसिजन के थ्रू कट किया। स्मॉल इंसिजन के थ्रू, यानी स्मॉल इंसिजन करके उसकी जो वॉस डिफरेंस है, उस वॉस डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को कट किया और कट करके रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उसको टाइट कर दिया है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने वॉस डिफरेंस के स्मॉल पोर्शन को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसको टाइट कर दिया। टाइट करने से क्या होगा कि जो स्क्रोटम में, ठीक, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वो स्पर्म यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो हमने स्पर्म की जो मोबिलिटी थी, यानी कि जो उसका मूवमेंट था, उस मूवमेंट को हमने रोक दिया। ठीक, तो जब ये यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाएगा तो कॉइटस के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, ठीक, ये वेजाइना में स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा वैसेक्टोमी। उसी प्रकार से सेकेंड मेथड है ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ट्यूबेक्टोमी वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल को स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, तो फीमेल को स्टरलाइज करने के लिए कि फीमेल की, यह आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा इसमें भी, कि जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब को हमने कट किया, कट करके उसको टाइट कर दिया। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके, यानी कि उसके स्मॉल पार्ट को रिमूव किया और उसको टाइट कर दिया। ठीक, तो उसको टाइट करने से ये हुआ कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक, कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और जब मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज किया जाएगा तो वो उसके यूरेथ्रा में ही रह जाएगा। ठीक, उसके ओवरी तक वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके यूटेरस तक नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से जो ट्यूबेक्टोमी है, ये फीमेल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है। ये आप डायग्राम में दोनों को देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि हमने
ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइट कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को हमने कट करके टाइट कर दिया। तो ये सभी मेथड थी बेटा किसकी, बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल की नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक, ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव एंड सर्जिकल मेथड, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गई। थैंक यू।